व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में आएगा, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाएगा, उसको शपथ दिलाई जाएगी, कसम खिलाई जाएगी, प्रतिज्ञा कराई जाएगी। तो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाया जाएगा इसको राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति इसको या तो खुद आके शपथ दिलाएगा। देखिए, याद रखिए, जब भी किसी को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो राष्ट्रपति खुद शपथ दिलाएगा, या राष्ट्रपति अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर देता है, अपॉइंट कर देता है कि आप उसको शपथ दिला दीजिए। तो माना यही जाता है कि राष्ट्रपति ने ही उसको शपथ दिलाई। तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद की शपथ देगा। तो आपसे जो एग्जाम में यहां प्रश्न बनता है, एग्जाम में यही प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है, उपराष्ट्रपति को जो शपथ है, ये दिलाई जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाएगा। तो यही बस आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का प्रधान न्यायाधीश, अगर उसमें एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का। अब जो भी सीनियर मोस्ट जज उस समय जो है उपलब्ध है, मान लो सेकंड सीनियर मोस्ट जज नहीं है तो नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट जज, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अच्छा, आगे। हाँ, उनको राष्ट्रपति दिलाएंगे, सीजीआई। अच्छा, शपथ उनकी क्या होती है? देखिए, राष्ट्रपति की शपथ, ये तो एग्जाम पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की शपथ क्या है, राष्ट्रपति क्या कसम खाते हैं। राष्ट्रपति कसम खाते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, भारत के लोगों के कल्याण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे, लगा देंगे, समर्पित कर देंगे। हम अपने पद से जुड़े जो कर्तव्य हैं उनका निष्ठापूर्वक, फेथफुली हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। ये राष्ट्रपति कसम खाते हैं। और उपराष्ट्रपति क्या कसम खाते हैं? इनकी कसम के बारे में एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते हैं। बस प्रश्न यही बनेगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ क्या है ये नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति दो कसम खाते हैं। एक तो ये कसम खाते हैं कि हम अपने पद से जुड़े कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, फेथफुली पालन करेंगे। जो मेरे पद के कर्तव्य हैं उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी लॉयल्टी से, पूरी निष्ठा से, पूरी वफादारी से, फेथफुली जो है हम उसको जो है पालन करेंगे। टू फेथफुली डिस्चार्ज द फंक्शंस या ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। दूसरा कसम ये खाते हैं कि हम संविधान की जो है, संविधान का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और जो है श्रद्धा रखेंगे। दो कसम खाते हैं। एक तो ये कि संविधान के प्रति हम अपनी सच्ची श्रद्धा रखेंगे, पूरी निष्ठा रखेंगे, पूरी तरीके से संविधान के प्रति हम लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। दूसरी, हमारे जो भी कर्तव्य हैं अपने पद के, अपने ऑफिस के, राष्ट्रपति के रूप में जो भी मेरे कर्तव्य हैं उनको हम पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा पूर्वक उनको भी हम निभाएंगे। ये दो कसम खाते हैं। ठीक। जो प्रश्न एग्जाम पूछा जाता है वो ये कि हमारे संविधान में देखिए 12 अनुसूचियां हैं। आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो उसको याद कर लीजिए। खूब पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां, शेड्यूल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितने हैं? 12 हैं। तो एक तो आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में जो शेड्यूल्स हैं वो 12 हैं। उसके बाद दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि किस शेड्यूल में क्या दिया गया है। ये भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है कि किस शेड्यूल, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एम लक्ष्मीकांत में आपको पूरे 12 शेड्यूल मिल जाएंगे और किस शेड्यूल में क्या दिया गया है भी मिल जाएगा। ये सिर्फ याद करने की चीज है, इसलिए इसको क्लास में जो है ना लिखाया जाएगा ना पढ़ाया जाएगा।
ये याद करने की चीज है कि संविधान में 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल है, और किस शेड्यूल में क्या दिया गया है। तो उस 12 शेड्यूल में से जो तीसरी शेड्यूल है, जो तीसरी अनुसूची है, उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं, उनकी शपथ दी गई है। उनकी शपथ के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की शपथ क्या होगी, जो मंत्रियों की शपथ क्या होगी, और जो है सांसद की शपथ क्या होगी, विधायक की शपथ क्या होगी, जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है, जो कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा, तो उस कैंडिडेट को भी शपथ खानी पड़ती है। अगर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का, अगर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का, तो चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसको भी कसम खानी पड़ती है। तो उसमें अनुसूची 3 में शपथ दी गई है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ क्या होगी, हाई कोर्ट के जज की शपथ क्या होगी, कैट की शपथ क्या होगी, तो कौन कौन सी किसकी क्या शपथ होगी, सारी शपथ की चीजें हैं वो हमारे शेड्यूल 3 में दिए गए हैं। याद करने का तरीका, उसे तो हमारा एक मित्र था, वो कहता था, हमको ऐसा याद है कि गांव में लोग कहते हैं कि पहले 3 बार गंगा जल में हाथ उठा के कसम खाओ। तो 3 बार माने तीसरी शेड्यूल में जो है एक कसम की बात बताई गई है। ये याद करने के तरीके होते हैं, उसको आप किसी घटना से जोड़िए। जिस चीज को याद करना चाहते हो उसको किसी फॉर्मूले से, किसी घटना से आप जोड़ लीजिए। हाँ, जिस तरीके से ये आपको ऊपर है कि आपको किस तरीके से याद हो रहा है, आपको कोई ना कोई घटना को उसके साथ जोड़ना है, ठीक। तो उसका ये जोड़ने का तरीका था, याद करने का तरीका था, उसने एक बार हमको बताया। हमको तो बिना किसी घटना के यूं ही सब याद था, लेकिन उसने याद था, लेकिन आज हम सब भूल गए। तो उसने जो तरीका बताया था अपना 3 शपथ वाला, उससे हमें आज तक ये नहीं भूले कि तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में प्रोविजन किया गया है। बाकी चीजें हम भूल गए, हमको बाकी चीजें रिवीजन करनी पड़ेगी, मगर ये बिना रिवीजन के याद हो गया। जब उसने हमको ये बताया था तो हमको पूरे 12 शेड्यूल की हर चीज रखी हुई थी। तो ये इस तरीके से जब आप याद करेंगे तो आपको हमेशा लॉन्ग लाइफ याद हो जाएगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाएंगे, मगर ये याद बना रहेगा कि शेड्यूल 3 में जो है कसम खाई जाती है, क्योंकि लोग गंगा जल उठा के 3 बार कसम खाते हैं, ठीक। तो उसमें अब हमें याद नहीं आ रहा सेकंड में क्या आ रहा है। अच्छा, वेतन हो, हाँ हाँ, सेकंड सर जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में। हाँ हाँ हाँ, उसमें जो वेतन है, तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है, यहाँ प्रश्न ये बनता है कि जो तीसरी अनुसूची में जो शपथ दी गई है, उस तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उन्हें वो पद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई है। ये चीज नोट करने की बात है। तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रारूप नहीं दिया गया है। तीसरी अनुसूची में, थर्ड शेड्यूल में किसके ओथ के बारे में मेंशन नहीं है, वो हमारे हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो देखिए, इनकी जो शपथ है राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की, ये जो है, जो आपका थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल है, उसमें जो है शपथ के बारे में जो है, शपथ के बारे में कोई मेंशन नहीं। किसके बारे में? राष्ट्रपति की शपथ और उपराष्ट्रपति की शपथ। बल्कि राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ, इसके लिए संविधान में अलग से आर्टिकल है। जैसे राष्ट्रपति की शपथ जो है संविधान के आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 60 में है। और उपराष्ट्रपति इसकी शपथ संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 59 में है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ जो है अनुसूची 3 में नहीं दी गई है, ठीक। इनकी शपथ के लिए अलग से संविधान में ही आर्टिकल दिए गए हैं। राष्ट्रपति की शपथ के लिए आर्टिकल 60 है और उपराष्ट्रपति की शपथ के लिए आर्टिकल 69 है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज आपसे एग्जाम पूछी जाएगी। तो एग्जाम क्या पूछा जाएगा? एग्जाम ये पूछा जाएगा
कि शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति की शपथ क्या लेते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन बहुत आसान है कि संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेते हैं और अपने ऑफिस के जो ड्यूटी हैं उसको फेथफुली डिस्चार्ज की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इनकी शपथ जो है शेड्यूल 3 में नहीं दी गई है। ठीक, इसको लिख लीजिए, ये पॉइंट आपको उसमें नहीं मिलेगा। normally schedule 3, normally schedule 3 prescribes for the oath. Normally schedule 3 of the constitution, normally schedule 3 third, normally schedule 3 of the constitution prescribes for oath and affirmation, prescribes for oath and affirmation of constitutional dignitaries. सामान्य तौर पर संविधान की अनुसूची 3 संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ के बारे में प्रावधान करती है। हाँ, हम बोल रहे हैं, बराबर बोलते रहिए। सामान्य तौर पर भारतीय संविधान की अनुसूची 3, सामान्य तौर पर भारतीय संविधान की अनुसूची 3 संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में शपथ का प्रावधान करती है। नॉर्मली शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स फॉर ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। सामान्य तौर पर अनुसूची 3 संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ के बारे में व्यवस्था देती है। प्रिस्क्राइब not describe, prescribe या stipulates और mention, ठीक, या mention, but oath and affirmation, but the oath and affirmation of the president and vice president are not mentioned in schedule 3rd. But oath and affirmation of the president and vice president are not mentioned in schedule 3rd. बस ये बात आपको याद रखनी है। परंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में नहीं दी गई है। परंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में नहीं दी गई है। बस एग्जाम में पूछा जाता है कि उसमें क्या करेंगे। एग्जाम में आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में निम्नलिखित में से किसकी शपथ नहीं दी गई है। बाकी इसमें कई लोगों के नाम दिए जाएंगे जिनकी शपथ दी गई है, वहां पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का भी नाम होगा। बस वही आपका आंसर हो जाएगा, इसकी शपथ जो है अनुसूची 3 में नहीं दी गई है। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई? मिटा दें उत्कर्ष, ये तरीका पसंद नहीं आ रहा क्या है? सही है ना? देखिए, इसके बाद हम आपको नेशनल इमरजेंसी पढ़ाएंगे। तो नेशनल इमरजेंसी भी इसी पैटर्न में आपको पढ़ा दें, वहां लिखवाएं। अच्छा, देखो, उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। कंडीशंस या शर्तें किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक, इसकी कुछ शर्तें होती हैं। शर्त वही है जो हम प्रेसिडेंट में देखते हैं। पहली शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद में निर्वाचित किया जाएगा, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के ऑफिस में इलेक्ट किया जाएगा, उसको जो है संसद का सदस्य नहीं होना है। माने वो लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता।
इसके अलावा वो किसी भी राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अब सपोज कोई ऐसा व्यक्ति इलेक्ट हो गया है, वो सांसद था और वो चुनाव में खड़ा हुआ, जीत गया, या विधायक था और चुनाव में खड़ा हुआ, जीत गया। तो अगर कोई ऐसा मेंबर जो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर है और वो उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है, या कोई विधायक किसी विधानसभा का मेंबर है या विधान परिषद का मेंबर है और राष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया है, तो यह माना जाएगा जिस दिन वो अपने पद को ग्रहण करेगा उसी समय जो है उसका वो ऑफिस, उसकी वो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, जो लोकसभा की है या राज्यसभा की है अथवा कहीं के एमएलए है। जैसे ही ऐसा व्यक्ति अपने पद को ग्रहण करता है, वैसे ही उसके उस सदन की जो सदस्यता है, मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस सेल फॉल वकेट, वो जो है रिक्त मानी जाएगी, खाली हो जाएगी। ये बात समझ आ गई कि कोई विधायक अगर उपराष्ट्रपति पद में चुन लिया जाता है तो जैसे ही वो अपने पद को ग्रहण करेगा, अपने ऑफिस में जाएगा एज ए वाइस प्रेसिडेंट, वैसे ही यह मान लिया जाएगा कि उसका वो ऑफिस खाली हो गया जब वो सांसद था। जिस भी हाउस का मेंबर था वो मेंबरशिप उसकी तुरंत जो है खत्म हो जाती है। तो नॉर्मली तो ऐसा व्यक्ति को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, जीत गया तो उसको वहां से रिजाइन कर देना चाहिए। ये भी नहीं किया तो भी ऑटोमेटिकली उसका वो ऑफिस खाली हो जाएगा जहां का वो सांसद था, जहां का वो विधायक था। ठीक, तो ये बताता है, तो इसमें ये बताता है कि संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य पद ग्रहण की तिथि से अपने पद को खाली कर देता है, ऐसा माना जाएगा। दूसरा ये इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद में इलेक्ट किया जाएगा उस व्यक्ति को जो है लाभ का पद, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है? व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? लाभ का पद ये होता है कि वो किसी ऐसी सेवा में ना हो जहां उसको सैलरी मिल रही हो, मकान मिल रहा हो, दूसरे लाभ मिल रहे हो। ठीक, इस प्रकार के ऑफिस में वो नहीं होना चाहिए। हाँ, इसी को तो कहते हैं लाभ का पद कि आप, हाँ तो वो जॉब छोड़नी पड़ेगी ना आपको। नहीं, तो ये लाभ का पद बताए गए हैं कौन कौन से लाभ के पद में गिने जाएंगे। उन पदों में से अगर आप हो तो देखिए, एक जो है गवर्नर है या एक जो है उपराष्ट्रपति है, वो दोबारा फिर से चुनाव में खड़ा होता है। उपराष्ट्रपति को क्या सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन साफ लिखा हुआ है कि जो कोई सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसका नहीं माना जाएगा। तो 50, 55, 56 ऐसे ऑफिस बता दिए गए हैं कि इन ऑफिस में अगर व्यक्ति है तो उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे, उसको हम लाभ का पद नहीं मानेंगे। इसके अलावा अगर किसी पद पर वो है जहां से उसको सैलरी मिल रही है तो उसको जो है लाभ का पद माना जाएगा। ठीक, ये होता है। तो आपको बस ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना है, आपको जो है दो कंडीशन याद करनी क्योंकि जहां से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। एक तो ये, जो उपराष्ट्रपति होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। वो अगर कोई ऐसा मेंबर उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है तो उसका वो मेंबरशिप खत्म हो जाती है लोकसभा या राज्यसभा की। इसी प्रकार से किसी राज्य का कोई विधायक जो है उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता, और कोई अगर विधायक उपराष्ट्रपति बन गया है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। बात यह है, तो बस यहां से एमसीक्यू बनेंगे कि उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है या विधानसभा का सदस्य होता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वहां लिखे जाएंगे, कई सारे स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे, तो कहा जाएगा इनमें से इनकरेक्ट या फॉल्स कौन सा है या इनमें से सही कौन सा है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, चाहे वो पार्लियामेंट का कोई हाउस हो या स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल का कोई हाउस हो, किसी हाउस के लोग मेंबर नहीं होते। राष्ट्रपति में भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर भी स्टेटमेंट रखे जाते हैं कि वो जो है सदस्य होता है, बिल्कुल सदस्य नहीं होता। दूसरा, वो किसी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के रूप में तो उसको सैलरी मिल रही है मगर उसको लाभ का पद माना नहीं जाता। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑफिस नहीं मिल रही जहां से उसको तनख्वाह मिल रही हो।
हो सकता है किसी जो है वो किसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो सकता है, वो वहां पर जनरल मैनेजर हो, वहां पर सीईओ हो, वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उसमें चुनाव लड़ा उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति बन गया। तो आप उपराष्ट्रपति बन गए हो और आप जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आप तो जो है वहां के एमडी भी बने हुए हो, वहां से सैलरी भी उठा रहे हो। ये दो काम एक साथ नहीं होंगे। तुरंत आपकी वो जो है मेंबरशिप हटा दी जाएगी और नहीं तो आपसे उपराष्ट्रपति पद हटा दिया जाएगा इस चार्ज पर कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किए हुए हो। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चीज इंपॉर्टेंट है जो अगली बता रहे हैं, यहां जो है समझना पड़ेगा। यहां पर आप खुद अपने आप नहीं समझ पाओगे जो अब हम आगे बताने जा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक, और उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वहां पर सीटें मान लीजिए 100 है, और अगर 100 के बाद कोई एडमिशन उस क्लास में लेना चाहता है तो उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि सीटें तो 100 है ना। 100 के बाद कह दिया जाता कि आप इसमें तो एडमिशन नहीं पाएगा, सीटें फुल हो चुकी हैं। अब आपको जो है अगले जो है उसमें क्लास में आना होगा, अगले क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? सपोज किसी क्लास की जो टोटल सीट्स हैं, कोई क्लास है, वहां पर जो टोटल सीट्स हैं इसको कहते हैं टोटल स्ट्रेंथ। यहाँ की जो टोटल सीट्स कितनी है? 100 है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 100 के बाद कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट यहाँ बैठना चाहता है तो उसको अलाउड नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम रेट 100 है और 100 यहाँ भर गई है। अब मान लीजिए उस क्लास में जो है इसको कहेंगे, जो टोटल सीट्स हैं इसको हम कहेंगे टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ, इसको हम टोटल स्ट्रेंथ कहेंगे। ये क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है। हिंदी में कहेंगे ये क्लास की जो है कुल सदस्य संख्या है। ठीक? हो सकता है यहां पर जो है 2 लोग जो है क्लास को छोड़ के जा चुके हैं, या सपोज 5 लोगों ने जो है उस कोचिंग को छोड़ दिया, उस कॉलेज को छोड़ दिया, तो अब वैकेंसी कितनी हो गई? अब सपोज जो है वहां पर वैकेंसी है, वैकेंसी जो है 5 है। वैकेंसी 5 का हुआ कि 5 लोगों ने इसको छोड़ दिया है, तो अब कितनी वहां पर सीटें बची? अब 95 बची। ये जो 95 है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इसको हम प्रभावी सदस्य संख्या कहेंगे। इसको हम कहेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ, प्रभावी सदस्य संख्या। यहां तक बात समझ आ रही है? किसी क्लास की जो कुल संख्या थी, जो कुल सीट थी वहां पर 100 थी, 100 से ज्यादा वहां पर एडमिशन नहीं होता है, तो इसको टोटल स्ट्रेंथ कहेंगे। 100 में से हो सकता है कि कोई 5 लोग जो है वहां से क्लास छोड़ के जा चुके हैं, उनका नाम कट गया है। ठीक, अब अगर यहाँ भरे जाएंगी वैकेंसी तो 5 लोग और भरे जा सकते हैं। अगर 5 एडमिशन इस क्लास में और किए जा सकते हैं, क्योंकि जो 5 लोग थे उनका नाम कट गया है, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया उस क्लास को, या उनको वहां से जो है हटाई दिया गया, उन्होंने कोई इस प्रकार का एक्शन काम किया था, उन पर डिसिप्लिनरी कोई एक्शन लिया गया, उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, वहां से हटा के हट गई। ये बात समझ आ रही है? तो ये किसी क्लास में कुल सदस्य संख्या 100 है, जिसको हम टोटल स्ट्रेंथ कुल सदस्य संख्या कहेंगे। अगर वहां से 5 लोग जो हट चुके हैं तो 5 वैकेंसी हो गई थी, तो हम कहेंगे 95 बने, इसको कहेंगे ये वहां की इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, ये प्रभावी संख्या है। इसका ये हुआ कि सीटें तो भले 100 थी, मगर 5 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं, 5 सीटें भर नहीं पाई हैं, या भर गई थी तो उनको हटा दिया गया, उन पर कुछ प्रकार की कार्रवाई की गई है, या उनमें से कोई मर गया, किसको पढ़ाई पसंद नहीं आई, उसने वहां से जो है दूसरी का एडमिशन ले लिया, किसी को भगा दिया गया कोई वजह से, तो 5 वहां पर वैकेंसी आ गई।
तो उस क्लास की इफेक्टिव स्ट्रेंथ अब जो है 95 है। इसको हम कहेंगे उस समय के कुल सदस्य, उस क्लास के तत्कालीन कुल सदस्य ये हैं, ऑल द देन मेंबर ऑफ द क्लास इसको कहेंगे। ऑल द देन मेंबर ऑफ द क्लास क्या है? 95 है। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 100 है, लेकिन क्योंकि 5 सीटें खाली पड़ी हैं तो जब 95 इसको कहेंगे ऑल द देन मेंबर ऑफ द क्लास। क्लास के तत्कालीन सभी सदस्य 95 है। इसी को कहा गया है क्लास की प्रभावी सदस्य संख्या 95 है। ठीक, अब क्लास लगी और उस क्लास में जो है 5 आए नहीं, एब्सेंट थे। वैकेंसी होना, एब्सेंट होना दो अलग चीजें हैं। जब क्लास लगी, मान लीजिए जिस दिन क्लास लगी उस दिन एब्सेंट हो गए। एब्सेंट हुए कितने? मान लीजिए जो है 5 या 10 कर लें, कितना करें? 10 एब्सेंट है। ठीक, हाँ, तो ये जो 10 है, अब ये क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ये जब ये प्रेजेंट है क्लास में जो है 10 एब्सेंट है, तो क्लास में कितने प्रेजेंट हैं? 85। ये जो है प्रेजेंट लोग हैं। यहां तक बात समझ आ गई? क्लास की कुल संख्या 100 है, 5 वैकेंसी है, इसलिए 5 आए नहीं, तो प्रभावी संख्या जो है इफेक्टिव स्ट्रेंथ 95 है। लेकिन वास्तव में वहां उपस्थित कितने हैं? माने 10 एब्सेंट है। अब ये बात समझ आ गई, वैकेंसी और एब्सेंट इनमें अंतर होता है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब मान लीजिए यहां पर कोई प्रस्ताव पारित किया जाना है। ठीक, तो प्रस्ताव पारित करने का जो है, अगर हम कहें कि कोई प्रस्ताव पारित होने के लिए वहां पर जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी ये होगी कि क्लास की जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ थी इसका मेजॉरिटी चाहिए हमें। इसको थोड़ा देर के लिए ऐसा कर लीजिए, ये हो गया 96 4। हम कहेंगे किस क्लास में कोई प्रस्ताव, कोई प्रपोजल पास होना है, और पास होने की शर्त यह है कि वहां पर इफेक्टिव मेजॉरिटी से प्रपोजल पास माना जाएगा। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी में आप क्या देखोगे? आप जो है इसका जो है 50% नहीं देखोगे। क्लास में टोटल प्रेजेंट है 85, सपोज यहां 11, सपोज यहां पर 11% है, तो हर क्लास में प्रेजेंट है 85, इसका भी हमको जो है मेजॉरिटी नहीं चाहिए, हमको इसकी मेजॉरिटी चाहिए। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी होगी? इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी होगी? 96 का आधा कीजिए, उसमें एक और जोड़ दीजिए 49। उस क्लास की इफेक्टिव मेजॉरिटी 49 होगी। तो अगर कोई क्लास है और वहां पर टोटल 100 वहां की स्ट्रेंथ है, हमको इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, तो हमको 100 की मेजॉरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि 100 की मेजॉरिटी तो 51 हो जाती है। 100 का आधा 50, 50 में एक और जोड़ दीजिए 51। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी 100 का हमको मेजॉरिटी नहीं चाहिए। अच्छा, उस दिन क्लास में 85 प्रेजेंट थे, हमें ये भी मेजॉरिटी नहीं चाहिए। 85 की अगर मेजॉरिटी देखें तो कितनी बनेगी? 85 की जो मेजॉरिटी बनेगी ये बनेगी 43। इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी बनेगी? 49। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? राष्ट्रपति के चुनाव में, सॉरी, राष्ट्रपति को जब हटाया जाता पद से, तो पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है वो राज्यसभा से किया जाता है, और राज्यसभा से वो प्रस्ताव, उसके रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो तब पास माना जाएगा जब राज्यसभा में वो रेजोल्यूशन इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हो। कोई मतलब नहीं कुछ दिन राज्यसभा में कितने मेंबर प्रेजेंट थे, कोई मतलब नहीं कि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, हमें राज्यसभा की इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। ये बात समझ आ रही है? आप समझ आ गई इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है? मेजॉरिटी के कई टाइप है। इफेक्टिव मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है,
सिंपल मेजॉरिटी है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेजॉरिटी। उन पर भी प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी के कई टाइप हैं। अगेन इफेक्टिव मेजॉरिटी इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के कई टाइप हैं, उन्हीं में से एक टाइप इफेक्टिव मेजॉरिटी भी है। तो राज्यसभा से क्योंकि उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो उसके लिए जो है राज्यसभा में से ही आरंभ किया जाएगा। जो प्रक्रिया हटाने की है तो राज्यसभा से आरंभ की जाएगी और राज्यसभा में उसको जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अब राज्यसभा की इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होगी? राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी मेजॉरिटी से हमें मतलब नहीं है। राज्यसभा की ऑल द देन मेंबर ऑफ द राज्यसभा, उस समय राज्यसभा के मेंबर कितने हैं, हमें इससे भी मतलब नहीं कि कितने मेंबर उस दिन हाउस में आए थे, हमें इससे भी मतलब नहीं। हमें राज्यसभा के उस समय मेंबर कितने हैं, जो वैकेंसी हो गई उसको हटा दीजिए। अब जितने लोग बचे वो वहां की टोटल, वहां की इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, उस इफेक्टिव स्ट्रेंथ की हमें मेजॉरिटी चाहिए। हो सकता है कि जब जो है राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का रेजोल्यूशन लाया जाए तो हो सकता है उस दिन कई लोग जो है एब्सेंट हों, हमें उनके एब्सेंट से कोई लेना देना नहीं। सपोज ये क्लास में है, उस दिन जिस दिन एक दिन क्लास में जो है करीब जो है स्टूडेंट्स जो है 20 गायब थे, तो क्लास की 100 में से 400 वैकेंसी है, बच्चे 96, 96 में से 20 गायब है, क्लास एब्सेंट है, तो कितने बच्चे प्रेजेंट एब्सेंट, कितने वहां पर प्रेजेंट हुए? एब्सेंट कितने हो गए? 20। तो कितने प्रेजेंट बचे? 76। तो हमें 76 की मेजॉरिटी नहीं चाहिए कि क्लास लगी और क्लास में सिर्फ 76 स्टूडेंट्स आए और हमको रेजोल्यूशन पास करना है मेजॉरिटी से, तो हम 76 की मेजॉरिटी नहीं देखेंगे, हम 96 की मेजॉरिटी देखेंगे। क्योंकि उस समय उस समय जो है उस क्लास की जो इफेक्टिव मेजॉरिटी है, जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, सॉरी जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो 96 है। तो उस दिन क्लास में प्रेजेंट थे 76, हमको प्रस्ताव पास करने में 76 का जो है मेजॉरिटी नहीं चाहिए। ये बात समझ आ रही है? तो पहले एक बार जो है इसको आप लोग उतार लीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है।
विचार दें, विचार दें। ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, इसको हम कहते हैं ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द क्लास। क्लास के तत्कालीन सभी सदस्य, ये क्लास के तत्कालीन सभी सदस्य हैं, ये क्लास के उपस्थित सभी सदस्य नहीं है। तत्कालीन माने उस समय क्योंकि 4 वैकेंसी हो चुकी थी, तो अब क्लास में जो तत्कालीन ऑल द देन मेंबर ऑफ क्लास 96 है, लेकिन हो सकता है ये सारे लोग प्रेजेंट ना हो। ये ऑल द देन मेंबर ऑफ क्लास हैं, जिसको इफेक्टिव स्ट्रेंथ कहते हैं। उसके लिए जो है दूसरा नाम ये भी है ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द क्लास, क्लास के तत्कालीन सभी सदस्य, हम इसके नाम से भी कह सकते हैं। क्लास के तत्कालीन सभी सदस्य एक अलग चीज है, और क्लास जब लगी तो क्लास में दिन कितने प्रेजेंट है ये एक अलग चीज है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है, अब जो बताएंगे वो सब आपको जो है अपने लेक्चर में मिल जाएगा। हम बताने जा रहे हैं टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफिस। उपराष्ट्रपति पद का जो है कार्यकाल कितना होता है। ठीक, तो देखिए उपराष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कार्यकाल के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कार्यकाल को आप काउंट कहां से करोगे? उस दिन से जिस दिन वो अपने पद को ग्रहण करता है। ठीक, डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स हिज ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का उसको काल मिलता है। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रहेगा? जिस दिन उसने पद ग्रहण किया है उस दिन से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, फ्रॉम द डेट व्हेन ही एज्यूम द चार्ज ऑफ हिज ऑफिस। विकल्पों में इस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे कि हम 5 साल कहां से गिने। तो इसका बस ये फॉर्मूला है कि जिस दिन उसने पद ग्रहण किया, पद ग्रहण की तिथि से, द डेट व्हेन ही एज्यूम्स द चार्ज ऑफ हिज ऑफिस, द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन वो अपने पद को ग्रहण करता है उस दिन से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, वो 5 साल तक अपने पद पर रहेगा। कार्यकाल उसका कितना होता है? 5 वर्ष का। कब से? पद ग्रहण की तिथि से। ये पॉइंट नोट करने का है। ठीक, हाँ, उसी दिन से ऑफिस शुरू हो जाएगा। नहीं, उस दिन से नहीं शुरू होगा, वो तो उनको पहले दिला दी जाती है। वो दिलाने के बाद जो है, जो ऑलरेडी जो सिटिंग जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हटेगा, वो आ जाएंगे उसकी जगह। हाँ हाँ, उसका टाइम फिक्स होता है ना कि भाई वो पद किस दिन खाली हो रहा है। उस दिन पद खाली हुआ तो उसके पहले चुनाव करा दिए गए, जो जीता उसको शपथ वगैरह दिला दिया। हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि वो तो उसको किस समय दिलाई जाएगी। क्या उसको वो दिलाने के साथ ही उसकी घड़ी शुरू हो जाती है काउंटडाउन की, या वो तो उसको दिला देते हैं उसके बाद जो है, जैसे उसका पद खाली हुआ, जो उसका प्रीडिसेसर है उसका पद खाली हुआ, जाके बैठ गए। ठीक, जिसका पूर्ववर्ती है। अच्छा, तो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। दूसरा, राष्ट्रपति किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। तब क्या होगा? 5 वर्ष के पहले ही उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जब राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देगा तो अपना त्याग पत्र किसको एड्रेस करेगा? राष्ट्रपति को।
तो दूसरा तरीका है अपने उसका टर्म का पद त्याग। He can resign from the office at any time, ठीक, before the completion of his office by addressing his resignation letter to the राष्ट्रपति। तो किसी समय जो है पद त्याग करके वो अपने पद से अपने पद को छोड़ सकता है। तीसरा तरीका यह है रिमूवल, उसको उसके पद से ही हटा दिया गया। तो नॉर्मली नॉर्मली 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति अपने पद में आता है, तो 5 वर्ष की जो गिनती है, जो काउंटिंग है, वो पद ग्रहण की तिथि से आरंभ कर दी जाती है। मगर 5 वर्ष के पहले भी अपने पद को छोड़ सकता है बाय रिजाइनिंग, अथवा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, रिमूवल। अब ये रिमूवल किस प्रकार से किया जाएगा, अब बात ये आती है। तो देखिए, रिमूवल के लिए जो है उपराष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि आपको जो है आपके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। नहीं, यह बात ध्यान देने की है कि राष्ट्रपति की तरह जो है उपराष्ट्रपति का कोई फॉर्मल इंपीचमेंट नहीं होता। ये बात आपको ये पॉइंट नोट करना है कि राष्ट्रपति के लिए रिमूवल के लिए कोई जो फॉर्मल इंपीचमेंट होता है, फॉर्मल इंपीचमेंट नहीं होता, कोई औपचारिक महाभियोग नहीं चलाया जाता उपराष्ट्रपति के लिए। महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, हाँ, मगर कोई औपचारिक जो फॉर्मल इंपीचमेंट है, वो फॉर्मल इंपीचमेंट सिर्फ और सिर्फ भारत में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए चलाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि फॉर्मल इंपीचमेंट से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉल्स है। सिर्फ और सिर्फ भारत में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को ही जो है फॉर्मल इंपीचमेंट से हटाया जाता है। वो इंपीचमेंट का पूरा प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं, जहां पर विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कोई फॉर्मल इंपीचमेंट की जरूरत नहीं होती है। हालांकि यहाँ पर भी उसको संसद में प्रस्ताव लाकर प्रस्ताव को पारित करा के हटाया जाता है। तो जो प्रक्रिया है वो इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस है, बट इट इज नॉट अ फॉर्मल इंपीचमेंट। तो राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है? एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया से। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से इसको हटाया जाता है, मगर महाभियोग नहीं लगाया जाता। और ये जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसके लिए उसको पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति को जो है इसके लिए क्या किया जाएगा? 14 दिन का अग्रिम नोटिस, एडवांस नोटिस दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति को 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाता है। उसके 14 दिन बाद जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया का आरंभ किया जाएगा। अभी जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग नहीं है, इट इज नॉट अ फॉर्मल इंपीचमेंट, बट इट इज ए इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस। ये जो महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ये कहां शुरू की जाएगी? ये राज्यसभा से आरंभ की जाएगी। प्रक्रिया जो है, ये निष्कासन की जो प्रक्रिया है, ये जो निष्कासन की प्रक्रिया है, ये कहां से आरंभ की जाएगी? राज्यसभा से। राज्यसभा से आरंभ होगी। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये खुद पूछा जाता है। देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग में उसको हटाने का जो प्रोसेस होता है, वो चाहे तो आप लोकसभा से स्टार्ट कर लो, चाहे तो राज्यसभा से स्टार्ट कर लो, आप किसी भी हाउस से स्टार्ट कर सकते हो। मगर उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, वो राज्यसभा से ही स्टार्ट की जाएगी, वहां से ही उसका जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो लोकसभा से शुरू नहीं की जाएगी। ठीक, आगे क्या होता है? अब जब राज्यसभा शुरू की जाएगी, तो राज्यसभा में जो है तत्कालीन उपस्थित, नहीं सॉरी, राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्य, ऑल द देन मेंबर ऑफ राज्यसभा, उनकी मेजॉरिटी से उसके रिमूवल का प्रपोजल अप्रूव होना चाहिए। राज्यसभा में प्रस्ताव उसको हटाने का रखा जाएगा। ये प्रस्ताव राज्यसभा में तत्कालीन सभी सदस्यों
के बहुमत से पास होना चाहिए। हम जब कहते हैं तत्कालीन सभी सदस्य, ऑल द देन मेंबर ऑफ राज्यसभा, इसका अर्थ है राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से होना चाहिए। अब बात समझ आ रही है? अब राज्यसभा का प्रभावी बहुमत कैसे होगा फिर समझिए। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, इसको मिटा दे लिखने वाला। अब एक बार प्रभावी को फिर समझ लीजिए, अब की बार राज्यसभा के संदर्भ में समझेंगे। जो निष्कासन प्रस्ताव है, जो रिमूवल प्रपोजल है, वो राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पास होना चाहिए। प्रभावी बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक, अब ये प्रभावी बहुमत क्या है, इसको हम राज्यसभा के रेफरेंस में आपको समझा रहे हैं। बता दें, देखिए राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 245 होती है। ये राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, इसको हम कहेंगे ये राज्यसभा है, ये राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा में 245 सदस्य जो है वहां पर मेंबर बनते हैं। इसमें से 233 जो है इलेक्टेड होते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ये 245 कैसे हैं, 233 ये कौन से है, इलेक्टेड है। 233 इलेक्टेड है और 12 कैसे हैं, नॉमिनेटेड है। इस प्रकार से टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा की 245 होती है। राज्यसभा में 245 लोग चुन के गए, लेकिन होता है कुछ सीटें वैकेंट हो जाती है, कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। कोई राज्यसभा मेंबर था, वयोवृद्ध था, वेटरन था, मर गया, सीट खाली होगी राज्यसभा की। ठीक, किसी राज्यसभा के मेंबर पर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन, उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का चार्ज लगा, पता चला ये राज्यसभा का मेंबर भी है और जो वो लाभ का पद भी चढ़ने की है, उस आधार पर जो है उसको उसके पद को हटा दिया जाएगा, फिर वैकेंसी होगी। इस प्रकार से जो टोटल स्ट्रेंथ 245 है, देखो क्या है, ये है टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा की, ये टोटल स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, ये एक्टिव स्ट्रेंथ तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि एक बार जो है शायद ये जया बच्चन थी, ये जो उत्तर प्रदेश फिल्म का जो कुछ है उसकी ये जो है अध्यक्ष थी या सदस्य थी कुछ थी, और ये राज्यसभा की मेंबर भी थी। तो फिर ये जो है बात उठाई गई कि ये जया बच्चन जो है उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण या कुछ जो नाम हो उसके जो है चेयरमैन है, और इस रूप में ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आ रही है। उस बात को कंसीडर किया गया और इनसे जो है मेंबरशिप छीन ली गई राज्यसभा की। तो प्रकार से कई बार लोगों से मेंबरशिप छीनी जाती जब कोई फैक्ट सामने आ जाता है कि आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप कैसे मेंबर बन गए, या फिर कोई अच्छा खासा व्यक्ति है मर जाता है, भाई देखो इतनी संख्या वहां पर है, लोग मरते रहते हैं, तो इसलिए क्या होता है, ये तो टोटल स्ट्रेंथ है, तो टोटल स्ट्रेंथ तो कितनी है, 255। वैकेंसी क्रिएट हो गई वो अलग बात है। राज्यसभा की जब भी कहा जाएगा टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप हमेशा को राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 245 है, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेंथ भी ऐसी हो जरूरी नहीं है, ये टोटल स्ट्रेंथ है। और मान लीजिए इफेक्टिव स्ट्रेंथ है जो प्रभावी संख्या है राज्यसभा की, मान लीजिए जो है 5 लोग सीटें खाली हो गई है किसी भी कारण से, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमारी कितनी बची, 240। तो जब प्रस्ताव रिमूवल प्रोसेस शुरू किया जाएगा राज्यसभा से, तो हम जो है 240 की मेजॉरिटी हम लेंगे, और 240 की मेजॉरिटी कितनी है, 240 का आप आधा कीजिए आएगा 120, इसमें एक और जोड़ दीजिए आएगा 121। तो जो प्रस्ताव पारित होना चाहिए रिमूवल का राज्यसभा में, वहां पर कम से कम 121 वोट पड़ने चाहिए या इससे ज्यादा पड़ने चाहिए। ठीक, अब हो सकता है ये तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, हो सकता है जिसमें वो प्रस्ताव रखा गया, सपोज
प्रस्ताव रखा जा रहा है उपराष्ट्रपति के हटाने के लिए। तो देखो 240 से ज्यादा तो आ नहीं पाएंगे, अगर सब लोग उपस्थित होंगे तो ज्यादा 240 वहां पर प्रेजेंट हो पाएंगे, क्योंकि 5 तो वैकेंसी है, 5 तो सीटें खाली पड़ी हैं, वो तो मर चुके हैं, वो तो आएंगे नहीं। तो अगर टोटल सारे मेंबर आ जाएंगे तो टोटल स्ट्रेंथ 245 है, मगर आएंगे ज्यादा ज्यादा 240। लेकिन होता यह है कि होता 240 भी ना आए। सपोज उस दिन 20 जो है एब्सेंट थे। एब्सेंट इस प्रकार से हो जाते हैं कि जो है कोई किडनी का जो है इलाज कराने के लिए यूएसए चला गया है, ठीक है ना। लोग इस प्रकार जाया करते हैं क्योंकि लोग पापी भी होते हैं, तो उनको रोग दोष लगे रहते हैं, घूमने जाते हो तो अलग बात हो गई, घूमने जाएंगे तो देख जाएंगे किसमें क्या जाना नहीं जाना, मगर जब किडनी के लिए डायलिसिस के लिए जाना ही है तो जाना ही है, चाहे यहाँ किसी का भी महाभियोग प्रस्ताव चले। देखिए शरीर है, शरीर हर एक डिफेक्टिव होता है, और एक एज के बाद जो सारे डिफेक्ट सामने आते रहते हैं ना। तो ये इफेक्टिव स्टेज है 240। लेकिन सपोज उस दिन जो है, जिस दिन जो है प्रस्ताव शुरू किया गया, उस दिन 20 लोग जो है एब्सेंट थे, तो 20 लोग एब्सेंट हो जाने से इफेक्टिव स्ट्रेंथ इतनी मानी जाएगी, टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा की इतनी मानी जाएगी, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ ऑल टाइम 245 ही होगी, क्योंकि 5 एब्सेंट है तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ 240 हो गई। और जिस दिन प्रस्ताव रखा गया उस दिन प्रेजेंट लोग कितने थे? प्रेजेंट उस दिन मान लीजिए 20 जो है एब्सेंट चल रहे थे, तो प्रेजेंट कितने हुए? 220। ठीक, अब 220 के बीच में जो प्रस्ताव आया कि आप इसको पास कीजिए, तो हमको इसकी मेजॉरिटी नहीं चाहिए, हमको मेजॉरिटी चाहिए इसकी, क्योंकि ये ऑल द डन मेंबर ऑफ राज्यसभा है, ये राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्य हैं, भले उसमें से 20 लोग जो विदेश में पड़े हुए हैं, ये 5 की कोई गिनती नहीं, क्योंकि 5 तो सीटें खाली हैं। इफेक्टिव, हम इफेक्टिव मेजॉरिटी लेंगे, हम ये जो प्रेजेंट है इनकी मेजॉरिटी काउंट नहीं करेंगे। सपोज अगर हम ये प्रेजेंट की मेजॉरिटी काउंट कर लेते हैं तो उसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। आप लोगों ने सब सुना साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में हम ये देखते हैं कि उस दिन वहां कितने आए थे, नो मैटर हाउ मच टोटल स्ट्रेंथ, नो मैटर हाउ मच इफेक्टिव स्ट्रेंथ। सिंपल मेजॉरिटी हम ये देखते हैं जिस दिन सेशन शुरू हुआ उस दिन वहां कितने आए थे, 100 लोग आए थे, इन 100 में से करवा लो। अच्छा 150 आए थे, इन 150 में से मेजॉरिटी ले लो। 200 आए थे, इन 200 से मेजॉरिटी ले लो। तो सिंपल मेजॉरिटी में हम देखते हैं उस दिन हाउस में कितने प्रेजेंट थे। राज्यसभा में जब रिमूवल का प्रपोजल चलता है उपराष्ट्रपति के लिए तो हम सिंपल मेजॉरिटी नहीं देते, हम इफेक्टिव मेजॉरिटी लेते हैं। आए थे 220, हमको 220 की मेजॉरिटी नहीं चाहिए, हमको 240 की मेजॉरिटी चाहिए। बात समझ आ गई? इस प्रकार से अब 240 में, हाँ एक मिनट, 240 में जो है 221, हाँ जब इतनी हो जाएगी, इन 220 में से कम 121 जो है उस प्रपोजल के फेवर में आ जाए तभी वो प्रपोजल पास होगा। कैसे खोल? अच्छा आप ये कह रहे हैं ना 120 ये है और 120 नहीं, 120 कैसे पाएगा? 110 हो पाएगा, कैसे इक्वल हो पाएगा बताइए? इक्वल नहीं हो पाएगा, इक्वल हो जाएगा 110 और 110, माने ये यस ये नो है, हमको चाहिए 121, तो प्रस्ताव गिर जाएगा, प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, तो भी नहीं हो पाएगा। हमको कम से कम जो है 121 का जो है प्रपोजल के फेवर में, हमको 121 का जो है सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए जो है उपराष्ट्रपति का जो रिमूवल है वो राज्यसभा से इंट्रोड्यूस किया जाता है और राज्यसभा में तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पास होना चाहिए, जिसको हम प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्य जो हैं वो हैं 240, हालांकि उस दिन प्रेजेंट हैं 220 प्रेजेंट हैं और तत्कालीन सभी सदस्य राज्यसभा के 240 से 20 आए नहीं। बात क्लियर हो गई? अच्छा अगर 220 की मेजॉरिटी लेते तो उस मेजॉरिटी को हम क्या कहते हैं?
अगर जो प्रेजेंट है, अगर हम उनकी मेजॉरिटी को काउंट कर रहे हैं तो ऐसी मेजॉरिटी को क्या कहा जाता है? सिंपल मेजॉरिटी। ठीक, बात क्लियर है? कोई डाउट? उन्होंने क्या कोई प्रस्ताव जारी कर दिया कि हम जो ऑप्शन वाले सिराए उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, इसे हटाओ, ये उसको नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरी यह है इफेक्टिव इफेक्ट नहीं, प्रेजेंट का भी नहीं। अगर प्रेजेंट का होता तो सिंपल मेजॉरिटी होती। हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, माने हमको 121 का जो है प्रपोजल के फेवर में 121 इससे ज्यादा आ जाए तो 220 में इतने लोग फेवर में आ सकते हैं। अगर आ जाते हैं तो प्रपोजल पास हो गया, नहीं आए तो प्रपोजल गिर गया। ये चीज है। हमने इफेक्टिव मेजॉरिटी की जो कंसेप्ट रखी है वो नहीं भी आए तो भी हमने उनको कहने के जो है कंसीडर तो किया ही है कि हमें मेजॉरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी। हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। ज्यादातर जो हमारा लेजिस्लेचर होता है वहां ज्यादातर जो काम होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। सिंपल मेजॉरिटी माने उस दिन हाउस में कितने आए थे, नहीं मतलब हाउस की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, नहीं मतलब हाउस की इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी है। हम ये देखते हैं कि उस दिन हाउस में कितने आए थे, जितने आए थे उन्हीं का सिंपल मेजॉरिटी हम ले लेते हैं। तो आपको सिंपल मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी का डिफरेंस समझ आ गया? तो देखिए, राज्यसभा में जब इफेक्टिव मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास हो जाएगा तो वो प्रस्ताव जाएगा फिर लोकसभा, और लोकसभा में प्रस्ताव जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी देखी जाएगी, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी देखी जाएगी, और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी देखी जाएगी। इसको देखो समझाते हैं, अभी सिंपल मेजॉरिटी एकदम क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़े, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 543। ये क्या है? इसको हम कहेंगे टोटल स्ट्रेंथ, कुल सदस्य संख्या। ये टोटल स्ट्रेंथ है। ठीक, मान लीजिए जो है यहां पर जो 3 सीटें खाली पड़ी हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 540, क्योंकि 3 सीटें जो है, वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी तो सीटें होगी 540। ये क्या है? यह है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, यह है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक, अब जब वो प्रस्ताव भेजा गया लोकसभा, सपोज उस दिन लोकसभा में जो है 200 लोग अब्सेंट थे। ठीक, हाँ सीटें खाली पड़ी रहती है तो इसलिए लोग वहां जाकर जाएंगे चुनाव। हाँ, चुनाव वहां सीटें खाली पड़ी रहती है, चुनाव जीत गए। अब जब थोड़ी कुछ जाकर वहां पर जाकर विधायक काम काज करेंगे, काम सब चल रहा है, राजकाज चल रहा है, वो अपना कहीं विदेश घूमने गए हैं, कहीं बिटिया की शादी में गए हैं, या जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में है। एक दिन जो है मोदी को अपने पार्टी मेंबर को डांटना पड़ा तो वहां पर सेशन चलता है और पार्टी के लोग सब गायब रहते हैं, सब वहां पर उपस्थित होंगे आके, अच्छा नहीं लगता है, सन्नाटा पड़ा रहता है। गंदी बात है ये, उन्हें डांटा भी है कि आप लोग सिंसियर नहीं है, आप लोग के अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि लोकसभा का सेशन चल रहा है, राज्यसभा का सेशन चल रहा है और जो है आप लोग वहां हो ही नहीं। तो हाँ, इसलिए उनको जो है अपने अपने पार्टी मेंबर्स के लिए उन्होंने डांट लगाई कि जब सेशन शुरू हो, जिस प्रकार समझ हम आप लोगों को डांट लगाएं कि क्लास में आप लोग आते क्यों नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहिए, किसी बड़ी प्रॉब्लम है तो आप घर बैठिए, कोई बीमार है ये क्या कि आप लोग फालतू में नहीं आ रहे हो, क्लास हो रही है वहां बस इन्हें गिने बच्चे आ रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से मोदी ने एक बार जो है अपने पार्टी मेंबर्स को डांटा था। 540 इफेक्टिव स्ट्रेंथ है। अब मान लीजिए उस दिन जो है 200 आए नहीं है तो प्रेजेंट कितने हुए? अपसेंट कितने हो गए? अपसेंट है 200। ठीक, तो यहां पर कितने बचे? 340। ये कौन है? ये प्रेजेंट लोग हैं।
यहां सिंपल मेजॉरिटी से काम होना है लोकसभा में, तो 340 के बीच वो प्रस्ताव लाया गया। अब इन लोग क्या करेंगे, प्रस्ताव में वोटिंग करने के लिए डिबेट होती है, कुछ उसके फेवर में होते हैं, वो बताते हैं कि हम प्रस्ताव के फेवर में क्यों हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति को पद से हटा देना चाहिए, तो ये प्रस्ताव रखा गया उसको हटा दिया जाए। जो फेवर में है वो बताएंगे इसको इसलिए हटाना चाहिए। कुछ लोग विरोध करेंगे कि नहीं हटाना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, वहां डिबेट होती है। डिबेट होने के बाद अब वोटिंग होगी। अब वोटिंग होगी, कई बार होता है जब वोटिंग हुई तो वोटिंग से कुछ लोग खिसक गए, डिबेट में तो खूब भाग लिया। अब बात आई वोटिंग में, तो कहते ना तो हम फेवर करेंगे और ना हम जो है विरोध करेंगे, हम भागे जा रहे हैं। प्रेजेंट इतने थे, और जब वोटिंग का नंबर आया अब वोट कर दिया जाए, वहां से 10 जो है निकल लिए, हाउस छोड़ के चले गए। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने बचे, 330। ये कौन है, ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों में अंतर होता है। प्रेजेंट है अलग बात है, जब वोटिंग हो रही, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मत देने वाले कौन है, वो है 330। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है हाउस में, हम उसका मेजॉरिटी देखते हैं। इसकी मेजॉरिटी कितनी होगी 330 की, इसका आधा कीजिए, 110, ठीक, नहीं नहीं यही होगा, नहीं नहीं 165 होगा, 165 प्लस 1 और जोड़ दीजिए 166, ठीक। ये क्या है, ये है सिंपल मेजॉरिटी, ये है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी समझ में आ गई बात। सिंपल मेजॉरिटी में हम ये देखते हैं कि उस दिन कितने लोग प्रेजेंट थे। देखिए इफेक्टिव मेजॉरिटी, देखिए इफेक्टिव मेजॉरिटी तो लोकसभा की 540 है, सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेंथ 540 है। हम इफेक्टिव मेजॉरिटी नहीं देख रहे हैं, अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी देखते हैं तो 540 का आधा करते उसमें एक जोड़ते। हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं देख रहे हैं, अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देखते तो हम 543 का आधा करके एक जोड़ते। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये होता है। हम सिंपल मेजॉरिटी में, हम इफेक्टिव मेजॉरिटी भी नहीं देख रहे हैं, तो ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ का आधा करके एक जोड़ते। हम सिंपल मेजॉरिटी देख रहे हैं, और सिंपल मेजॉरिटी तब होती है वहां जितने प्रेजेंट थे उन प्रेजेंट में से वोटिंग कितने लोगों ने की, माने प्रेजेंट और वोटिंग, उसका हम मेजॉरिटी देखते हैं। तो देखिए 330 लोग थे जो प्रेजेंट एंड वोटिंग थे, उपस्थित और मत देने वाले 330 लोग थे, इनकी मेजॉरिटी जो होगी 166 होगी। अगर 166 से वो प्रस्ताव पास हो गया तो फिर जो है प्रस्ताव पास हो गया और उसको हटना पड़ेगा। तो 43 515, अच्छा 515, अच्छा 515 ये, अच्छा अच्छा, ये जो 550 ये फिगर है, ये बताती है कि अगर जो है अभी तो जो है ये सैंक्शनड, ये जो है टोटल स्ट्रेंथ है हमारी लोकसभा की। अगर सरकार जो है लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहती है तो बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बढ़ाकर 550 तक कर सकती है। अगर 550 से आगे सीटें ले जाना चाहती है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो 550 तक उसको छूट है कि वो सीटों को 543 बढ़ा के 550 तक कर सकती है। मगर अभी सीटें कितनी हैं, 543 हैं। 533 के लिए ही चुनाव होता है। अगर सरकार ये इरादा कर ले कि हम 7 सीटें और बढ़ा दें लोकसभा में, तो बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 7 सीटें और बढ़ा करके उसको 550 तक कर सकती है। ये चीज है। दो चीजें होती है, एक सैंक्शन होती है, दोनों। हाँ, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी चलेगी और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी चलेगी। नहीं, दोनों की। जब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल आएगा तो पहली बात तो राज्यसभा से ही स्टार्ट किया जाएगा। तो राज्यसभा में पास हो जाए वो रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल है, इट शुड बी पास बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। उसका तो प्रस्ताव भेज जाएगा लोकसभा में भी, अभी बात अधूरी है, लोकसभा से भी पास होना चाहिए।
मगर लोकसभा में जो हमको चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। आप लोग समझ गए सिंपल मेजॉरिटी इफेक्टिव मेजॉरिटी का समझा क्या? इफेक्टिव मेजॉरिटी में हमें मतलब नहीं कि कितने प्रेजेंट थे, कितने प्रेजेंट ऑफ वोटिंग थे, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि ऑल द देन नंबर ऑफ जो है राज्यसभा, हमें उससे मतलब है। कितने अफसर थे हमें उससे कोई मतलब नहीं। ऑल द देन नंबर, ऑल द देन नंबर माने कि जो वैकेंसी है उनको हटा दिया तभी तो ऑल द देन नंबर बचा। तत्कालीन राज्यसभा के सभी सदस्य, उसकी मेजॉरिटी चाहिए। तत्कालीन राज्यसभा के सभी सदस्य माने जो वैकेंसी हो गई उसको हटाकर उसके बाद जो बचे वो तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य है, और उसमें से कितने वहां प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। सिंपल मेजॉरिटी क्लियर हो गया? सिर्फ जो है सिर्फ टाइप ऑफ मेजॉरिटी के लिए बहुत सारी चीजें मटेरियल है टाइप ऑफ मेजॉरिटी। जैसे जो है जब हमने आपको बताया था कि जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो वहां पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी वो स्पेशल मेजॉरिटी होती है टोटल स्ट्रेंथ की, टोटल स्ट्रेंथ की देखी जाती है। हमें मतलब नहीं कि कितने वहां पर वैकेंसी हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हमें टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है, जो एक टफ प्रोसेस है। मान लीजिए सपोज अभी यही जो है राष्ट्रपति का महाभियोग चल रहा होता तो हमको कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती? हमको 543 की मेजॉरिटी चाहिए होती। हमको मतलब नहीं कि वहां पर कितने एब्सेंट हैं, कितने वैकेंसी है, हम वैकेंसी से मतलब नहीं, हमें एब्सेंट से मतलब नहीं। हमको वहां पर मान लीजिए उस दिन 330 लोग थे जो प्रेजेंट वोटिंग थे, हमें इससे मतलब नहीं। हमको 543 का 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हाँ क्योंकि ये जो है हमें उससे मतलब नहीं कि कौन मर गया कौन नहीं, हमें बस 543 का वो चाहिए, 2/3 चाहिए। यूं समझ लीजिए 100 लोग थे, 100 लोग थे, ठीक, 5 मर गए, कितने बचे? 95 बचे। और हमको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ की, तो हमको हम 100 का 2/3 देखेंगे, 100 का 2/3 कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, गलत हो रहा है। सिक्सटी सेवन चाहिए, 67। देखो 100 लोग थे, 100 लोग थे, 5 मर गए, 95 तो बचे। लेकिन हमको जो मेजॉरिटी चाहिए, हमको इसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। उसकी 2/3 मेजॉरिटी जो होगी आपकी 67 हो जाएगी, 66 आ जाएगी। किसकी? अच्छा इसकी, हाँ जो भी है। तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का महाभियोग है, तो हमको मतलब नहीं वहां कितने ऑप्शन थे, कितनी वैकेंसी थी, हमें टोटल स्ट्रेंथ से मतलब है। अब राष्ट्रपति का महाभियोग चल रहा है और उस दिन 330 लोग जो वहां प्रेजेंट हैं, ठीक, हमें 330 मतलब नहीं है, कुल मिला के इसका जो 2/3 आ जाना चाहिए। अगर 330 में से इसका 2/3 आ जाता है तो महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाएगा। अब ज्यादा बाउंस तो नहीं हुआ है? सबको समझ आ गई? अगर नोट कर लिया है तो रिवीजन करना, समझ में आ जाएगी। अच्छा बताओ किसको किसको समझ में आ गया? भले लगे कि भूल रहे हैं, भूल जाएंगे, लेकिन किसको किसको लगा कि समझ में आ गया है? तुम्हें नहीं लगा? आ गया? तो सिर्फ जो है प्रतिभा बची, प्रतिभा को थोड़ा सा दिक्कत हुई है, इसको रिवीजन करना आ जाएगा। ज्यादातर जो लोग सभा राज्यसभा के ज्यादातर काम होता है सिंपल मेजॉरिटी से ही होता है। ज्यादातर जितना भी काम हो रहा है सब सिंपल मेजॉरिटी। कुछ चीजें होती है जहां पर इफेक्टिव मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। संविधान में चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है 2/3। और 2/3 किसका? 2/3 होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का। वहां पर दूसरी 2/3 है। संविधान में कोई परिवर्तन करना है वहां पर 2/3 चाहिए, वो 2/3 चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3।
कई चीजों के 2/3 होते हैं। देखिए इसका टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए। जब राष्ट्रपति को पद से हटाना है, संविधान को संशोधन करना है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी के कई टाइप हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाना है, महाभियोग लगाना है, जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस है उसका 2/3 चाहिए। संविधान में संशोधन करना है तो टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 नहीं चाहिए होता है। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जैसे यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने से 330, हमें इनका 2/3 चाहिए। अगर सिंपल मेजोरिटी है तो जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 50% चाहिए। हाँ फिर बताओ, फिर से बोलो, क्या हटाया गया था? हाँ हाँ, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी ली गई थी, नॉट सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी? 2/3 मेजोरिटी। 2/3 कौन? प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसकी 2/3 मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 की होती है और सिंपल मेजोरिटी होती है 50% की होती है, 50% + 1। अब संविधान संशोधन करना है तो संविधान संशोधन करने के लिए जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है। अगर सिंपल मेजोरिटी होगा तो इसका सिर्फ 50% + 1 चाहिए होता है। 150 का, 150 का देखिए 150 है तो 2/3 ये 100। बात समझ आ गई? आगे बढ़ा जाए कि बंद किया जाए? टाइम हो गया ना? अच्छा, अब जो है आप लोगों को करना क्या है कि जो है लक्ष्मीकांत से उसका जो रिमूवल दिया गया है वो पढ़ना है। ठीक, आपके पास है लक्ष्मीकांत, है ना? हाँ हाँ, बेयर एक्ट है नहीं, बेयर एक्ट से काम नहीं चलेगा। कोई बुक ले लीजिए आप, डीडी बसु ले लीजिए। आप किसी जी की तैयारी कर रहे हैं, डीडी बसु ले लीजिए या लक्ष्मीकांत ले लीजिए, ठीक है? बेयर एक्ट को रखिए, लेकिन इसके साथ आपको इस प्रकार रखना पड़ेगा, या तो डीडी बसु ले लीजिए वही, और वहां पर जो है आप जो है ये जो है रिमूवल पढ़िए। जैसे आपके पास बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट को पढ़ के देखिएगा। अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक, अब क्लास यहां बंद करते हैं ना तो ज्यादा हो जाएगा, है बहुत कम हो पाता है। ज्यादा होगा तो बाउंस होने लगेगा, नहीं होगा। हाँ, कल उम्मीद है ये बड़ा टॉपिक था, ये जो है उसका रिमूवल है, ये टफ था। टफ था माने इसको कोई आके बहुत आसानी से आपको समझा के आगे बढ़ जाता। हमने चीजों को आप क्लैरिफाई किया इसलिए थोड़ा सा टफ लगा है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया है, वरना कुछ नहीं करना था, बस आगे इतना बताना था, प्रभावी बहुमत से करके उसको सिंपल मेजॉरिटी करके हो जाता है, क्लास खत्म हो जाती है।